नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इसके पीछे स्वास्थ्य कारणों का हवाला बताया है, मगर ये बात लोगों को पच नहीं रही है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस दौरान लिखा गया है कि वो स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना चाहते हैं और चिकित्सीय सलाह भी लेने की यहां पर पालन करते हुए उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से वो इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने संसद में सभी का स्नेह मिलने और उपराष्ट्रपति के रूप में अपने अनुभवों को काफी महत्वपूर्ण बताया है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने त्याग पत्र यानी कि अपने इस्तीफे में भारत के वैश्विक उदय और उज्जवल भविष्य पर अटूट विश्वास जताया। उन्होंने 2022 में भी भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी, जहां राजनीति में उनकी काफी आलोचना भी की जाती थी, तो वहीं कई तरह की तारीफें यानी कि उनके कदमों को सराहा भी जाता था। वो राजस्थान हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील भी रहे हैं। इसके बाद भी आपको बता दें कि कई ऐसे सवाल हैं जो अब यहां पर इस पूरे मामले के बाद उठने लगे हैं, जहां संसद के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। यह सवाल न सिर्फ आम जनमानस बल्कि विपक्ष भी पूछ रहा है। विपक्ष की तरफ से यह भी पूछा जा रहा है क्या उनकी बीजेपी में किसी तरह की अनबन चल रही है जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। सवाल यह भी उठ जाता है कि क्या सचमुच में उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिस तरह का हवाला उन्होंने अपने त्याग पत्र यानी कि इस्तीफे में मेंशन किया। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि उनके बाद अब अगला उपराष्ट्रपति आखिर कौन होगा, और ऐसे में कई सियासतदानों के रिएक्शन भी इस पूरे मामले को लेकर सामने आए हैं। क्या कुछ कहना है वो आप सुनिए। ये तो वो जाने कि स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है, ऐसा क्या स्वास्थ्य का कारण रहा, लेकिन जो प्रतीत होता है प्रथम दृष्टिया कहीं न कहीं उन्होंने दबाव में इस्तीफा दिया है। उनकी भावना कहीं न कहीं आहत हुई है। उनके विशेषाधिकार का जो हनन हो रहा था और उनके विशेषाधिकार को जो चुनौती दी जा रही थी राज्यसभा में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के नेताओं के द्वारा, उनसे कहीं न कहीं वो आहत होंगे। कोई न कोई तो अंदरूनी कारण रहा है जिस कारण से उन्होंने इस्तीफा दिया है। एक स्वास्थ्य कारण तो एक बहाना है, लेकिन असली कहीं न कहीं उनका इस सरकार से आहत होना ही प्रतीत होता है। निश्चित रूप से बहुत ही अप्रत्याशित रहा है और एक बुजुर्ग व्यक्ति, सबसे पहले तो मैंने उन्होंने हेल्थ ग्राउंड पे इस्तीफा लिखा है, तो उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और दीर्घायु हो ईश्वर से मंगल कामना हम करते हैं। और अप्रत्याशित होने के बावजूद ये परिणाम इस्तीफा का, लेकिन इसकी पटकथा या भूमिका के लिए पहले लिखी जाती है। राजनीति में हर चीजें सामान्य नजर आती है लेकिन सामान्य रहती नहीं है, उस शतरंज की एक चाल होती है। तो कुछ इस तरह हम कह सकते हैं। और दो बातें मैं जरूर कहना चाहूंगा कल के घटनाक्रम के बारे में। अगर हेल्थ ग्राउंड होता तो मैं समझता हूं कि स्थल सत्र के पहले भी वो कर सकते थे। कल अचानक उन्होंने दिया, अचानक ये शब्द मायने रखा, अचानक, इसलिए मैंने कहा अप्रत्याशित रहा है। जो हम लोगों को जानकारी मिली है स्वास्थ्य को लेकर के, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, किसी का व्यक्तिगत फैसला है और स्वास्थ्य को लेकर के है, तो क्या राजनीति के मायने निकालें इसमें। देखिए, कोई कारण नहीं है। एक किसान पुत्र थे धनखड़ जी और उपराष्ट्रपति थे भारत के, उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है। इसका माने लगाने वाला कोई माने लगा ले, लेकिन इसमें कोई तथ्य नहीं है। उनका शानदार कार्यकाल रहा है, वो राज्यपाल भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं और स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिए हैं। स्वास्थ्य एक ऐसा विषय होता है जिस पर कोई टीका टिप्पणी किन्हीं को नहीं करना चाहिए। और इस पूरे मामले को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों के जवाब जानेंगे। जो खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, आलोक वत्स जी जो कि बीजेपी के नेता है, साथ ही हमारे साथ अंश वत्स जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, और वरिष्ठ पत्रकार संदीप श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। और शुरुआत आलोक जी मैं आप ही के साथ करूंगी सर, क्योंकि जगदीप धनखड़ ने जब इस्तीफे का यहाँ पर ऐलान किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो उसके बाद निश्चित तौर पर आप लोगों के सामने भी और कई फोन कॉल भी आ रहे होंगे कि आखिर वो वजह क्या रही होगी। लेकिन विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सोची समझी साजिश भी हो सकती है। अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत, लेकिन पहला कमेंट इस पर कीजिएगा कि वजह क्या है, क्या वाकई में स्वास्थ्य कारण का जो हवाला दिया गया है वो स्पष्ट है। देखिए ऋतु जी, एकाएक संसद की कार्यवाही पूरा करने के बाद शाम को जो उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की,
उससे थोड़े सभी लोग अचंभित रह गए हैं। जी। ये बात जरूर है कि उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं थी। उत्तराखंड गए थे तब भी उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं थी। एक दो बार ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में भी एडमिट हुए। हम्म। लेकिन वास्तविक कारण क्या है, क्या स्वास्थ्य कारण रहा है या कुछ जी। और भी कारण थे, हाँ। इसका खुलासा के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जैसा कि मुझे अभी ज्ञात हुआ है कि उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया है, जी। तो मुझे लगता है कि अभी आने वाले समय में हम्म। स्वास्थ्य के अलावा भी कोई कारण रहा है, इसकी जानकारी बाद में ही हो पाएगी। जी। इसके लिए थोड़ा इंतजार हम सबको करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। हम्म। ये व्यक्तिगत मामला है और व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने दिया है इस्तीफा। लेकिन एकाएक जो इस्तीफा दिया है उससे कुछ प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं कि संसद की कार्यवाही में भाग लेने के बाद मान लीजिए घर पर हम्म। अगर वो कुछ दिनों से बीमार रहते और वहां से या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में भर्ती रहते या कहीं और भी अस्पताल में भर्ती रहते, तो वहां से एक बार बाहर निकलने के बाद वो इस्तीफे की पेशकश करते तो बात सामान्य रूप से नजर आती। लेकिन अभी जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया है, इससे कुछ प्रश्न खड़े हो गए हैं कि क्या स्वास्थ्य मेन कारण था उनके इस्तीफे का या और कोई जी। कारण था। ठीक है अंश। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना ठीक है पड़ेगा। सर, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अंश आपके पास आते हुए, जो कि आप लोग क्या ही सवाल पूछेंगे सर, क्योंकि अब तो बीजेपी भी खुद असमंजस की स्थिति में है कि आखिर वजह क्या रही होगी, क्योंकि निश्चित तौर पर स्वास्थ्य कारण का हवाला यहाँ पर दिया गया है और अगर स्वास्थ्य कारण रहा भी है, क्योंकि पिछले कई समय से हम लगातार देख रहे थे कि उनकी तबियत भी खराब चल रही थी और जिस तरह से बीजेपी के नेता ने भी जिक्र किया कि वो कई बार एम्स में भी एडमिट यहाँ पर रहे हैं, तो ऐसे में अब जो लगातार यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से और जो तमाम बातें कही जा रही है उसके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि तबीयत अगर खराब है और उसके बाद वो अपने पद से इस्तीफा देना चाहते, ठीक है फिर। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं यही कहना चाहूंगा कि उन्होंने जो कारण दिया है उसका मैं यहाँ पे सबसे पहले सम्मान करना चाहूंगा। उस पर ना ही कोई किंतु परंतु कोई चीज नहीं, उसका हम लोग सम्मान करते हैं और जो कारण उन्होंने दिया, उनका जो निर्णय दिया उसका भी हम लोग सम्मान करते हैं। लेकिन हम आशा करते हैं कि मोदी जी उनको समझाएं और अगर कोई और कारण है तो उनका अगर कुछ हृदय परिवर्तन कर सके तो वो जरूर। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहता हूँ, जो कारण उन्होंने दिया है स्वास्थ्य संबंधी, उस पर एक सवाल यहाँ पे एक और खड़ा होता है। बेशक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कोई और कारण हो सकता है, लेकिन वही बात आज मैं भी यहाँ पे पूछना चाहता हूँ और हम पूरी पार्टी पूरा विपक्ष आज ये पूछना चाहता है कि अगर उनका स्वास्थ्य खराब था, स्वास्थ्य संबंधी कारणों की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया था, तो ये सवाल पूछा जाएगा कि कल पूरे दिन जब उन्होंने इस्तीफा दिया उसके बाद से लेकर आज तक जस्ट कुछ मिनटों पहले ही मोदी जी ने ट्वीट किया, नहीं तो मोदी जी ने जन्मदिन की बधाइयां यहाँ पे अपने ट्विटर के माध्यम से बांट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सारे मंत्री जो है चुप होके बैठे हुए, पूरा सुई टपक सन्नाटा है। अगर इतना बड़ा रेजिग्नेशन एक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का हो रहा है, तो किसी ने उनको स्वास्थ्य संबंधी शुभकामनाएं क्यों नहीं दी? ये सवाल पूछा जाएगा। उनके कार्यकाल को लेके किसी ने कोई बात नहीं की। पूरी भारतीय जनता पार्टी में इतना सुई टपक सन्नाटा इस चीज को लेके क्यों है? एक ये सवाल यहाँ पे एक और मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से। और दूसरी चीज मैं आप एक चीज कहना चाहता हूँ, जो उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी कारणों को लेकर इस्तीफा दिया है और जो उससे थोड़ा बैकग्राउंड आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सवाल ये खड़ा करता है उनके इस्तीफे को लेकर। 12:30 बजे के करीब पे उन्होंने कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक ली थी, जिसमें तमाम विपक्षी सांसद और सरकार के जेपी नड्डा जी, किरेन रिजिजू जी दोनों उसमें शामिल थे। उसके बाद ये तय हुआ कि ये जो बैठक है ये शाम को 4:30 बजे होगी और 4:30 जो बजे बैठक हुई थी उसमें सभी विपक्ष के सांसद मौजूद थे, लेकिन किरेन रिजिजू जी और जेपी नड्डा जी उसमें जो थे नहीं थे। और खुद भी जो उपराष्ट्रपति जी थे उनको खुद को नहीं पता था कि वो क्यों नहीं आए। एक सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर कोई महत्वपूर्ण कार्य होता है तो वो बता देते हैं, ये एक फॉर्मेलिटी रहती है, एक औपचारिकता होती है, प्रोटोकॉल होता है कि उनको बता दिया जाता है कि हम लोग इस वजह से नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन दोनों उस 4:30 बजे की बैठक में नहीं आए और ये तय किया गया कि ये बैठक जो थी आज 1 बजे के करीब पे होगी। तो ये
कल जो पहली बैठक हुई थी 12:30 बजे से लेके शाम के 4:30 बजे, इस अंतराल में क्या भारतीय जनता पार्टी में घटित हुआ, ये बहुत बड़ा सवाल जो है आज इनसे पूछा जाएगा कि ऐसा क्या कारण रहा कि इस देश में जगदीप धनखड़ जी को इस्तीफा देना पड़ा। क्योंकि वो तो भारतीय जनता पार्टी के 2014 के बाद से जो भारत ने विकास किया उसको लेकर बहुत तारीफ करते थे, किसानों को लेकर वो बहुत प्रखरता से आवाज उठाते थे। ये बात भी मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, दल की राजनीति को किनारे रखे, लेकिन किसानों को लेके वो जो बात करते थे उसको सब लोगों को सराहना पड़ेगा। और ये भी करना पड़ेगा कि आज में मोदी जी के अहंकार के ऊपर बीच में भी उन्होंने किस प्रकार से विपक्ष को भी छोटा मोटा जगह जो देते थे उसको लीज को भी हमें सराहना पड़ेगा उस चीज के लिए। तो इस बीच में अगर वो इस्तीफा देते तो ये सवाल बहुत ज्यादा कायम रहता और हम ठीक है, सीधे तौर पर विपक्ष की तरफ से कई सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन एक चीज और मैं समझने की कोशिश करूंगी। आपने कहा मोदी जी समझाए, उन्हें क्या समझाएंगे मोदी जी कि अब आपने इस्तीफा दिया, अब वापस से आ जाए आप यहाँ पर राज्यसभा के सभापति के तौर पर, ये तमाम चीजें क्या समझाएं? क्योंकि यही तो विपक्ष है जो आज आप अपनी बातें यहाँ पर रख रहे हैं और आपकी तरफ से उनकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। विपक्ष एक समय ऐसा था जब विपक्ष की तरफ से उनकी एक्टिंग की जाती थी कि किस तरह से वो सदन के अंदर बैठकर अपनी बातों का जिक्र करते हैं, तब भी क्या आप लोगों को याद नहीं आई कि इतनी तारीफों के पुल के? हालांकि किसान पुत्र है, निश्चित तौर पर किसानों को लेकर उन्होंने हमेशा से आवाज उठाई है। नहीं तो ये एक सेकंड, दोनों मुद्दे अलग हैं। अगर नहीं सर, अलग है। एक तरफ आप तारीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोगों की तरफ से तो आलोचना भी की जाती थी। आज जब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा सौंप दिया और इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, तब आप लोगों को याद आ रहा है कि भैया वो तो बहुत भले इंसान हैं, किसानों के प्रति आवाज उठाते हैं, विपक्ष को एकजुट लेकर वो चलते हैं। लेकिन इससे पहले तो हमने कभी कोई खास रिएक्शन नहीं सुने आप लोगों से। उस समय पे जो परिस्थितियां रहती थी उस पे हम लोग उनको बोलते थे कि किस प्रकार से जो है ऑपोजिशन को वो नहीं अकोमोडेट कर पाते थे, वो सरकार को ज्यादा मौका मिलता था। इस चीज को लेके हम यहाँ पे, मैं आज भी नकार नहीं रहा हूं, आज भी जब उनका इस्तीफा हुआ, लेकिन उनका इस्तीफा जिस परिस्थितियों में हुआ है उन परिस्थितियों पे सवाल उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये संसदीय कार्य जो पूरा कार्यकाल है उसमें एक काला दिन है कि एक उपराष्ट्रपति अपना पूरा टेन्योर पूरा नहीं कर पाता है, किन्हीं कारणों की वजह से जो है उनको इस्तीफा देना पड़ता है। उनके इस्तीफे के पीछे की वजह जो है आज भी असमंजस में है, हम लोगों को पता नहीं है कि उनका इस्तीफा क्यों रहा था। तो ये इस वजह से क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा? और ये जो मैंने यहाँ पे बातें की वो चीज तो मैंने कहा कि भैया 2014 के बाद से भारत ने जो तरक्की की है, तो बेशक 2014 के पहले के उनको नकारते रहे, राहुल जी पे थोड़ा बहुत बीच बीच में कमेंट करते रहे, वो चीज पे मैं नहीं जाना चाहूंगा, विपक्ष पे कमेंट करते उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन किस प्रकार से मोदी जी के लिए वो बातें करते थे, भारतीय जनता पार्टी की तारीफों के पुल बांधते थे, उसके बाद भी आज उनका अगर आधे कार्यकाल में इस्तीफा हो जाता है तो ये सवाल उठता है। ठीक है, निश्चित तौर पर सवाल कई उठ रहे हैं और इन सवालों के जवाब जानने जरूरी हैं, लेकिन बीजेपी का फिलहाल यही कहना है कि थोड़ा इंतजार कीजिए, शायद जो सवालों के जवाब है वो बीजेपी के तमाम आला नेताओं की तरफ से दिए जाएंगे। संदीप जी, आपके पास आते हुए, चूंकि कांग्रेस ने तो ये डिसाइड कर लिया है कि सिचुएशन पर तमाम चीजें डिपेंड होती है, लेकिन सर उपराष्ट्रपति के तौर पर अगर हम देखें तो अपना कार्यकाल खत्म करने से पहले इस्तीफा देना जगदीप धनखड़ तीसरे नंबर पर आते हैं। इससे पहले भी 2 उपराष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे और उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया था अपने कार्यकाल से पहले ही। लेकिन जो जगदीप धनखड़ वजह बता रहे हैं उससे आपको क्या लग रहा है, क्या वो सही है या कुछ और वजह भी हो सकती है इस पूरे मामले पर? देखिए, राजनीति में कुछ भी, कहीं भी कुछ घटता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ये सारे राजनीतिक दल मानते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई अन्य पार्टियां हो। और जगदीप धनखड़ जी को लेके जब से उपराष्ट्रपति बने और उसके बाद जब से राज्यसभा के सभापति बनाए गए, उसके बाद से जिस तरीके से उनके ऊपर ये एक तरीके से आरोप लग रहा है, कहा जाता है कि वो पोलराइज्ड हो गए थे, संविधान और सनातन की बात वो लगातार कर रहे थे, लगातार, मतलब ये विपक्ष को लेकर उनका रुख पहले दिन से ये स्पष्ट था कि बहुत अच्छा नहीं था। विपक्ष पिछले शीतकालीन सत्र में आपने देखा था उनके खिलाफ प्रस्ताव की नोटिस भी लेके आया था, लगातार उनका विरोध विपक्ष कर रहा था। लेकिन आज कल ऐसा क्या घटित हुआ? जेपी नड्डा की स्पीच के बाद जो बात उन्होंने संसद के सत्र में कही और कहा कि जो मैं कहूंगा वो रिकॉर्ड में जाएगा, जबकि ये सारा काम उपराष्ट्रपति का होना चाहिए, जो सभापति है राज्यसभा का उसका होना चाहिए, उसके अगेंस्ट अगर ये जेपी नड्डा साहब कह रहे हैं कि विपक्ष की कोई बात नहीं सुनी जाएगी, जो मैं कह रहा हूँ रिकॉर्ड में वो जाएगा, तो इसका संदेश ऋतु जी मुझे लगता है कि शायद बहुत दूर तक जाना चाहिए और बहुत दूर तक इसका कुछ न कुछ निस्वार्थ निकालना भी चाहिए कि क्या, मुझे लगता है कि शायद इसमें बीजेपी भी फिलहाल कुछ दिनों से उनका जो रोल था उसको लेकर मुझे लगता है शायद बीजेपी भी बहुत उनसे ज्यादा
खुश नहीं थी। जो शीर्ष नेतृत्व था बीजेपी का, वो मुझे नहीं लगता था कि वो जनता को कंटिन्यू करना चाहता था राज्यसभा के साथ। तो मेरा अपना ऐसा मत है कि उनका जो ये इस्तीफा है, स्वास्थ्य बहुत बड़ा कारण हो सकता है, वो हो सकता है कि लगातार अस्वस्थ रह रहे हो, उनकी उनकी वो लगातार कहा जा रहा है कि एम्स के उसमें थे भी, लगातार वो निगरानी में उनका इलाज चल रहा था। लेकिन सत्र के शुरू होने के पहले भी आप इस्तीफा दे सकते थे। निश्चित ऐसा तौर क्या पर। हुआ कि सत्र की शुरुआत के बाद आपको अचानक ऐसा प्रतीत होने लगा कि हाँ। आपका स्वास्थ्य एकदम बिगड़ जाएगा, और आप इस सत्र के जो शीतकालीन के बाद जो ये शरद ऋतु का जो सत्र चल रहा है, उस सत्र को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्या हुआ कि ये ऋतुकालीन सत्र जो था वो आप कंटिन्यू कर पाए और आपने इस्तीफा दे दिया? तो इसकी वजह तो साफ है। जी। चाहे वो बीजेपी किसी एक्सटेंशन को, चाहे वो जेपी नड्डा या रिजिजू की जो बात कही जा रही है, क्या उनको राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पे भेजना, उपराष्ट्रपति के पद पे भेजना चाहती है, या कुछ और करना चाहती है, या इनको जो मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स है, धनखड़ जी को शायद वहां उनको एडजस्ट करना हो? ये क्या हो सकता है? ये सारी चीजें गर्व की उसमें है, मैं इसमें स्पष्ट नहीं कर सकता हूं। लेकिन ये बात तय है कि उपराष्ट्रपति जी का जो इस्तीफा है उसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं। उन कारणों की जैसे जैसे ये पड़ताल आगे बढ़ेगी, मुझे लगता है उसका भी खुलासा आपको देखने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन उनके ऊपर ये आरोप लगातार विपक्ष लगा रहा था। विपक्ष ये कह रहा था कि उनकी बात नहीं सुनी जाती है, चाहे वो लोकसभा अध्यक्ष को लेकर कही जा रही हो, चाहे वो राज्यसभा के उपसभापति के पक्ष में भी ये बात लगातार विपक्ष कह रहा था। आपने देखा लगातार उन्होंने प्रदर्शन किया, आपने स्क्रीन पे भी चला रहे हैं उनके खिलाफ कितनी बार उनका विरोध किया गया है, सदन के अंदर, सदन के बाहर। तो जगदीप धनखड़ के पक्ष में आज अगर कांग्रेस कह रही है तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ राजनीति है। क्या वो इनडायरेक्टली ये मैसेज देना चाहती है कि वो पहले तो खराब थे, लेकिन इस्तीफा देने के बाद वो सही पथ पे आ गए हैं? इस्तीफा उन्होंने इसलिए दिया है कि उनका इंटीमेशन जो था वो क्लियर था। वो कहीं से वो ये नहीं कहा जा सकता वो किसान पुत्र नहीं थे, किसान के घर में पैदा हुए थे और जनता दल से राजनीति शुरू की थी। उसके बाद 2003 में बीजेपी में आए थे। उपराष्ट्रपति के पहले भी वो बंगाल के जब गवर्नर थे तो वहां भी उनके साथ बहुत से कॉन्ट्रडिक्शन हुई थी, और लगातार वो अभी आपने पिछले साल, इसी साल अप्रैल में आपने देखा था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ क्या टिप्पणी की थी, उसको भी लेकर वो लगातार विवादों में रहे हैं। तो उनकी टिप्पणियां जो है विवादित रही हैं, वो विपक्ष को लेकर भी लगातार बोलते रहे हैं, और कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन नहीं रहा जिसपे उनके कमेंट ना आए हो। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों की वजहों से मुझे लगता है कि शायद बीजेपी ने यह तय किया था कि उनको बैक करके कहीं ना कहीं और एडजस्ट किया जाए, उनकी जगह किसी का रिप्लेसमेंट मुझे लगता है कि शायद आने वाले दिनों में आपको सर इस बीच एक छोटा सा रिएक्शन में इस पर भी आपसे लूंगी, क्योंकि आपने कहा कि शायद किरण रिजिजू का जो पद है और कद है उसको बढ़ाने की भी कवायद यहाँ बीजेपी खेमे में चल रही हो। इसका मतलब तो फिर साफ तौर पर ये हुआ कि इसकी पहले से ही पिच सेट की जा रही थी, और क्योंकि टाइमिंग को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, और विपक्ष अंशवत जी को भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि बीजेपी के पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और बीजेपी खेमे में जो सन्नाटा है वो पसरा हुआ है, क्या उसे भी इससे जोड़ा जाए? फिर मैं कह तो रहा हूं ना कि जेपी नड्डा का ये स्टेटमेंट क्यों आप लगातार फ्लैश कर रहे हैं कि वो ये लगातार कह रहे हैं कि जो मैं कहूंगा वो रिकॉर्ड में जाएगा, जबकि ये आदेश जो है, जबकि ये जो निर्णय होता है वो सभापति का होता है। सभापति ये कहेगा कि जो वो चाहेगा वो रिकॉर्ड में जाएगा। जो जेपी नड्डा, चूंकि वो बीजेपी के अधिकृत नेता हैं राज्यसभा में, इसलिए वो जो कहेंगे वो जाएगा। ये मुझे लगता है कि ये आज तक के इतिहास, मतलब संसदीय इतिहास में ऐसा नहीं रहा होगा कि कोई सदस्य ये आदेश दे सभापति को कि जो मैं कह रहा हूं वो रिकॉर्ड में जाएगा। इसका मायने एकदम साफ है। किरण रिजिजू और जेपी नड्डा अगर उस बीच में मीटिंग में नहीं आए हैं तो उसका भी कोई ना कोई कारण है, और उपराष्ट्रपति भी उस मीटिंग में नहीं आए तो उसके पीछे भी कोई ना कोई परिलक्षित कारण एकदम साफ नजर आ रहा है। ठीक है, आलोक वज्री आपके पास आते हुए सर, टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और विपक्ष पूरी तरह से कई तरह की बातों का जिक्र कर रहा है, विपक्ष की तरफ से पूछा जा रहा है, लेकिन सवाल अब सबके जहन में ये है कि ठीक है उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन अब अगला कौन, अगला नंबर किसका? आलोक जी आवाज पहुंच रही है सर आप तक? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है, बात रखिए अपनी। मेरा ये कहना है कि जब भी किसी बड़े आदमी का इस्तीफा होता है राजनीति में तो उसके ऊपर अंदेशाएं लगती हैं, और यही इसमें भी हो रहा है जी। लेकिन हाँ, जैसा वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा है कि अगर नड्डा जी ने इस तरीके की कोई बात की है तो मुझे लगता है इससे भी शायद वो आहत हो गए होंगे, क्योंकि
ये अगर इस तरीके का जो हवाला वो बता रहे थे, कि मैंने वो क्लिप देखी नहीं है, जी। लेकिन जब ये बोल रहे हैं तो मुझे लगता है सच्चाई होगी। और भी लोग और भी चैनलों पर इस बात की चर्चा हुई है। ये इसका पूरा अधिकार स्पीकर को होता है कि किस चीज को वो एक्सपंज करे और किसको इंक्लूड करे। अगर कोई सदन में सदस्य इस तरीके की बातें बोल रहा है तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संदेश नहीं है, और इससे शायद वो आहत हो कर उन्होंने ऐसा फैसला लिया है। लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, इसमें भी कोई शक नहीं है। इस समय समय पर आप जब देखेंगे उनके व्यक्तिगत जो उनके प्रोग्राम रहे हैं, तो वो बीच बीच में एडमिट होते रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पूरे दिन संसद की कार्यवाही चलाई और उसके बाद एकाएक उन्होंने ये इस्तीफे की पेशकश की, ये थोड़ा जी। अब बिल्कुल, और उसको लेकर लगातार सवाल तो कई उठ रहे हैं, और उन सवालों के जवाब कब तक मिलेंगे उसका भी इंतजार हर कोई कर रहा है, निश्चित तौर पर। जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो अगल बगल के इलाके में थोड़ा सा भूचाल आ जाता है, वही हुआ है। और इस तरीके की जो बातें हो रही हैं, अब अगला राष्ट्रपति कौन होगा, क्योंकि जैसा लगता है कि उनका इस्तीफा पीके चैनल पे देख रहा हूँ कि मंजूर हो चुका है। जी सर, हो गया अगले मंजूर। राष्ट्रपति की, अगले उपराष्ट्रपति की भी तैयारी होगी। अभी के सारे परिस्थितियों को देखते हुए मेरा एक अंदाजा है, अंदेशा है इस वक्त, क्योंकि मैं बहुत छोटा सिपाही हूँ बीजेपी का। मेरी ये इस पर टिप्पणी बहुत प्रभावी ढंग से कर सकता हूँ कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अपने पार्टी के दृष्टिकोण को देखकर कि शायद ये सौगात कहीं बिहार को न। ठीक है, मतलब एक मैसेज देने की कोशिश आपने कर दी कि शायद अगला उपराष्ट्रपति जो भी हो, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए लिया जा सकता है, ये मानकर चला जाए। मैंने जो कहना था आपको कह दिया। ठीक है सर। अब आप उस पर जिस तरीके की, ठीक है, आपने जो कहना था वो कह दिया, आपने एक मैसेज दिया है यहाँ पर, वो अब उसी को आगे मैं बढ़ाऊंगी। अंश, आपके पास आते हुए, क्योंकि भले ही सवाल कितने भी उठ जाएं, लेकिन सीधे तौर पर बीजेपी के नेता है आलोक वर्ष, उनकी तरफ से ये कह दिया गया भाई अगला उपराष्ट्रपति जो होगा देखा जाएगा, लेकिन बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं तो शायद उसके मद्देनजर हो, बिहार में प्रॉफिट हो बीजेपी को और एनडीए को। देखिए, सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी हर चीज को राजनीति के चश्मे से देखती है। उपराष्ट्रपति का जो पद है, ये कोई छोटा मोटा भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट अध्यक्ष का पद नहीं है कि आप कमाना है कि आज इसको बना दो, कल उसका मन कर दो उसको बना दो। ये मोदी जी के राज में यही होता रहा। आप देखिए गुजरात में कितने सारे सीएम बदल दिए, रात होती थी पता नहीं चलता था कि सुबह कौन गुजरात का अगला सीएम होगा। इस प्रकार से किस प्रकार से संवैधानिक जो पद होते थे उनको एक कठपुतली बनाकर इस्तेमाल किया जाता है भारतीय जनता पार्टी में, मोदी जी के राज में। ये किसी से छुपा नहीं है। अगर आज यहाँ पे ये बात करें, मैं तो ये बात कह नहीं रहा हूँ, वो कह रहे बीजेपी के नेता, तो मैं उन्हीं की बात को आगे लेके जाना चाहूंगा। और क्योंकि अब ये एक बहुत बड़ा सवाल भी बनता है ये सवाल पूछना, क्योंकि अगर मुझे अभी एक याद आ रहा है, उन्होंने 10 जुलाई 2025 को उन्होंने कहा था कि आई विल रिटायर एट द राइट टाइम in August 2027 subject to the divine intervention। और कुछ दिनों बाद यानी कल 21 जुलाई 2025 को वो कहते थे प्रायोरिटाइज हेल्थ केयर एंड अबाइड बाय मेडिकल एडवाइस, आई रिजाइन एज वाइस प्रेसिडेंट। तो वो डिवाइन इंटरवेंशन क्या है, वो इंटरवेंशन कौन है? ठीक है, क्योंकि ये ठीक है अंश, क्योंकि मेरे पास समय की भी कमी है, एक आखिरी रिएक्शन में 10 सेकंड में सर आपसे लूंगी संदीप जी की। अब जिस तरह से यहाँ पर आलोक वर्ष जी की तरफ से जिक्र किया, क्या बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़ा जा सकता है? और अगर जोड़ा जाएगा तो सर क्या एनडीए इतनी कमजोर हो गई है बिहार में? नहीं, एनडीए क्या, बीजेपी देखिए वहां न बीजेपी की कोई हैसियत है बिहार में, ना कांग्रेस की कोई हैसियत है। उन दोनों लोगों को सहारा चाहिए किसी भी चुनाव को जीतने के लिए बिहार। तो वो हो सकता है कि मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि क्या आरिफ मोहम्मद खान को यहाँ लाके सेटल किया जाए और यहाँ से किसी को वहां पे भेजा जाए।
तो ये भी एक कार्ड बीजेपी खेल सकती है, लेकिन बिहार तो एक बड़ा फैक्टर है ही है, 35 से 40 ठीक है, मतलब अगर बिहार विधानसभा चुनाव इसका मकसद हुआ तो सीधे तौर पर ये कहा जाए कि भाई बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश यहाँ पर की गई है। आने वाले समय में क्या स्थिति, निश्चित तौर पर सर आपकी बात से पूरी तरह से सहमत, आने वाले समय में क्या स्थिति रहेगी वो देखना बेहद महत्वपूर्ण रहे, और उससे पहले नजरें सबकी टिकी हुई है कि अगला उपराष्ट्रपति आखिर कौन होगा। बहरहाल समय की कमी, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, चर्चा की इस महत्वपूर्ण विषय पर, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।